वेलकम बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर तरंग प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, स्नेल्स का नियम, लेंस में कैसे काम करता है, लेंस का प्रभाव, इन सब के बारे में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में या फिर परावर्तन के बारे में कि परावर्तन होता क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं अपन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स या फिर तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं एक तरीके से। चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। पहला टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन। देखो, जब अपन रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एक ही प्लेन पर, एक ही तल पर, कि जो भी हमारी आपतित किरणें हैं या फिर जो इंसिडेंट रे है वो हमारे सरफेस पर आकर के टकराया, आई, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है हमारे समतल सरफेस पर आकर के टकराती है, जो फिक्स सरफेस है। टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस चली जाती है, या फिर इसे बोलेंगे परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल रही हैं वहां पर अगर अभिलंब डाला जाए, नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, ये हमारा नॉर्मल है या फिर अभिलंब है, तो अपन देखेंगे क्या कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है इन दोनों का जो एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये जो एंगल है आपका एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या होगा, इन दोनों का एंगल दोनों इक्वल होगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो पहला नियम हमें मिला कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा दूसरा रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम क्या है कि ये जो तीनों रेखाएं आप देख रहे हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही बिंदु पर पाई जाती हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर पाई जाती हैं। क्लियर, ये तीनों एक ही बिंदु पर पाई जाएंगी, एक ही प्लेन में पाई जाती हैं। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होगा, एक तल पर पाई जाती हैं। क्लियर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा एक ही प्लेन पर अगर पाई जाएगी तो यही हमारा नियम हो जाता है रिफ्लेक्शन का या फिर परावर्तन का नियम होता है। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है ये समझो। रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन, अपन बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की या फिर अपवर्तन की। देखो, जब अपन रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां बात कर रहे हैं कि जो लाइट रे है, जो किरण आ रही है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तभी बोलोगे आप रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन हो रहा है। ये चीज पॉसिबल कब होगा, जब दोनों माध्यमों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, n1 और n2 होगा। देखो,
सपोज करो कि ये कोई लाइट रे है जो हमारी यहां से आ रही है, ये कोई हमारी लाइट रे है जो इंसिडेंट रे है, वो आ करके यहां टकराई। अब इसको जाना तो यहां से ऐसे था, जाना उसको इस तरीके से था, लेकिन हुआ क्या, ये लाइट रे अपने पाथ को छोड़ दी, अपने पाथ को छोड़ दी। ये क्या है, नॉर्मल। अब बात आती है कि अपने पाथ को छोड़ेगी मतलब या यहां से इधर ना जा करके या तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ होगी या नॉर्मल से दूर होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपकी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, दैट मीन्स किसी सघन से खुले वातावरण में जा रही है या फिर किसी घने वातावरण में जा रही है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये प्रश्न में दिया होगा। तो देखो, अगर वो लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, मान लो हम मान के चल रहे हैं कि ये रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ को छोड़ करके वो डेंस नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। इसका पाथ होना क्या चाहिए था, इसका पाथ कुछ इस तरीके का होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन ऐसा ना हो करके वो क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ आ गई। ऐसा अगर हो रहा है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ठीक, तो यहां पर स्नेल्स का नियम आता है और स्नेल के नियम के अनुसार जो साइन आई बाई साइन आर होता है, यानी इस इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हो, ये किसके बराबर होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू एन। अब कहां से कहां आ रही है लाइट, लाइट आ रही है 1 से 2 में। क्या बोलोगे, 1 से 2 में लाइट कहां से आ रही है, 1 से 2 आ रही है। तो लिखोगे इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये ध्यान रखो, क्लियर है। यही आपका स्नेल का नियम है। दूसरा नियम, दूसरा नियम है रिफ्रैक्शन का कि अगर जो तीनों पॉइंट्स हैं, जो कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही एक प्लेन में पाई जाएंगी। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए, स्नेल्स लॉ क्लियर है, रिफ्रैक्शन क्लियर है। अब ये देखो, जो आपने देखा वेलोसिटी v, v क्या होता है, c बाई म्यू के बराबर, c बाई एन के बराबर होता है। v क्या है, v है माध्यम में प्रकाश का वेग। देखो यहां पर एक टर्म आया कि जब प्रकाश परावर्तन कर रहा है, अपवर्तन कर रहा है, सॉरी, जब अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग चेंज होगा। तो वो कितना चेंज होगा, उस वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, अपवर्तनांक पर, या फिर कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, वो होता है v इक्वल्स टू सी बाय एन। सी बाय एन, सी क्या है, प्रकाश का वेग मुक्त वातावरण में यानी फ्री एयर में
इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है, प्रकाश का वेग इन एयर की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ क्लियर, मीटर पर सेकेंड। एन क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, प्रकाश में, माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, उस पर्टिकुलर मीडियम में प्रकाश की क्या वेलोसिटी है वो आप यहां से निकालोगे तो यह आ जाएगा v = c/n। आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, स्नेल का नियम भी क्लियर हो गया। अब यहां से एक चीज और समझो कि जो वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सपोज करो आपको निकालना हो रेशियो, तो क्या होता है, जैसे मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम अपन गए, अपन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और n2 है, और यहां से ये लाइट आई और कुछ इस तरीके से निकल गई। ठीक है, ये लाइट रे कुछ इस तरीके से निकल गई। तो यहां वेलोसिटी v1 होगी, यहां सपोज करो यहाँ वेलोसिटी v1 है, सपोज करो यहाँ वेलोसिटी v2 है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, वो कहते हो आप v1/v2 = n2/n1। ये ध्यान रखोगे कि जब अपन माध्यम चेंज करते तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज होती है, हमारी वेलोसिटी भी चेंज होती है। इसको अपन यहां से भी दे सकते हैं कि sin i/sin r, तो लिख सकते हो sin i/sin r। तो sin i/sin r क्या हो गया, v1/v2 = n2/n1 के इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, स्नेल का नियम भी क्लियर है, रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, स्नेल का नियम भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखो किसी भी लेंस की क्षमता की बात करोगे तो वो क्या होती है, जैसे कि किसी भी लेंस पर जो भी प्रकाश किरणें आ रही हैं वो उसे प्रकाश किरणों कितना मोड़ दे रहा है उसे बोलते हैं उस लेंस की क्षमता। क्लियर, वो किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस पर डिपेंड करती है, किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस पर डिपेंड करती है। यानी पावर ऑफ लेंस अगर डिफाइन करना हो, पावर ऑफ लेंस अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हो P = 1/f, P = 1/f, और f किस में होगा, मीटर में, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं किसी भी लेंस की क्षमता को, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या समझ में आया, कि जब भी कोई किरण किसी लेंस पर टकराएगी तो वो लेंस उस किरण को कितना मोड़ दे रहा है, डाइवर्ट कर दे रहा है, वही उस लेंस की क्षमता कहलाएगी। अब मान लीजिए कि आपके पास एक से अधिक लेंस हों, एक साथ जुड़े हुए एक से अधिक लेंस हैं, माना कुछ इस तरीके से, ये कोई एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है। अब इन दोनों का फोकस जो होगा वो अलग अलग होगा, f1 और f2। दैट मीन्स इनका पावर भी अलग अलग होगा, p1 और p2। तो अगर आपको निकालना हो कि इनका टोटल पावर कितना होगा, वो निकालने के लिए तो हमें पता है कि जब भी किसी दो लेंस को अपन एक साथ लेके आते हैं तो उनका जो
टोटल फोकस आएगा, नेट फोकस, वो किसके बराबर होगा, वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। अब ये f1 और f2 पॉजिटिव या निगेटिव लोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स है, देखो बात यही समझ लेना, अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स है तो अपन f को पॉजिटिव लेते, कॉनकेव है तो f को निगेटिव लेते। इस केस में अगर दोनों हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मतलब ये कॉन्वेक्स हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। तो यहां से अपन देखो 1/f किसके होता है, p के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2 के। आपके पास टोटल पावर यहां से निकल गया किसी भी लेंस का। क्लियर, चलिए समझ में आ गया, पावर ऑफ लेंस क्लियर है। अब देखो जो लेंस होता है रेखीय आवर्धन भी शो करता है, लीनियर मैग्निफिकेशन भी शो करता है। इसलिए ही प्रश्न पूछा है कि लेंस के रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य निकलता है। देखो रेखीय आवर्धन का मतलब होता है कि जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट को लेंस के माध्यम से देख रहे हो तो वो छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है या कैसी दिख रही है, इसी को अपन लीनियर मैग्निफिकेशन से समझते हैं। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन आप डिनोट करते हो स्मॉल m से और उसकी वैल्यू होती है v/u के बराबर। लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताया, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है किसी भी लेंस से आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा दिख रहा है, वही उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट, आपकी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पे रखी है और आपका जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पे बन रहा है। क्लियर है, तो देखो इसको डिनोट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को m से, इसे डिनोट करते हैं m से डिनोट करते हैं। तो किसी भी लेंस का रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। लेंस का रेखीय आवर्धन। अब v और u का जो मान होगा वो कैसे रखोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका साइन कन्वेंशन कैसा है। क्लियर, जब लेंस आपका उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में ये फॉर्मूला वर्क करेगा। क्लियर है ना बेटा, इस बात को में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं रेखीय आवर्धन को और भी कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास फोकस गिवन है, आपके पास लेंस का फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस फॉर्मूला। यहां से आप v की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर दो या u की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर दो, उससे भी एक आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि सपोज करो मैं v की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रख देता हूं। देखो v की वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, f प्लस u बाई एफ यू इक्वल्स टू 1/v। यहां से v की वैल्यू हो गई एफ यू डिवाइड बाई यू प्लस एफ। ये वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर दो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया एफ यू डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ डिवाइडेड बाई यू। हल करने पर आपको फॉर्मूला मिल गया एफ अपॉन यू प्लस एफ। ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया, किसके टर्म में, फोकस और वस्तु के दूरी के बीच में। अब अगर आपको v के टर्म में निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं।
आप क्या करोगे, यहीं पर u की वैल्यू रख दो, यहीं पर u की वैल्यू रख दो। देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को यहां पर दोबारा सॉल्व करूं, यहां से u की वैल्यू निकालना हो तो मैं यहां से क्या करूंगा, देखो इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस के 1/f, सिंप्लीफाई करिए f माइनस v अपॉन वी एफ, तो u की वैल्यू हो गई वी एफ अपॉन एफ माइनस वी के। इसको उठा करके यहां पुट कर दिया जाए, इसको उठा करके इसमें पुट कर दो तो देखो क्या मिल रहा है, m इक्वल्स टू v अपॉन वी एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस वी के। तो फॉर्मूला मिल गया मैग्निफिकेशन का एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला 1 2 3। क्लियर है, लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था लेंस के बारे में, लेंस के अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में पढ़ा था। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का व्यतिकरण। हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए क्या कहता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी भी दो चीजों का मिलना, उनके मिलने से उसका आयाम में, एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आया, उसके फेज में, कालांतर में क्या चेंज आया, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसकी तीव्रता में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्टडी हम यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझो कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। जैसे आपके पास ये दो प्रकाश स्रोत हैं, यहां से कुछ लाइट वेव्स निकल रही हैं, कुछ इस तरीके से हमारी लाइट वेव्स जो हैं मूव कर रही हैं। तो हो क्या रहा है, जब ये प्रकाश की किरणें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो जब यहां से निकलेंगी तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर? जब ये वाली प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही हैं, ये भी मैच करेंगी कुछ इस तरीके से। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो जहां पर इनका मीटिंग पॉइंट हो रहा है, इसे ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जा रहा है, व्यतिकरण बोला जा रहा है प्रकाश का। इससे क्या हो रहा है, हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पर अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब, देखो यहां से इस बात को और थोड़ा सा विशेष तौर से आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज है, कोई एक वेव है, ठीक, और एक दूसरी वेव इसके साथ भेज दी जा रही है। सपोज करिए एक दूसरी वेव भी इसके साथ भेजी गई। तो इन दोनों के युग्म से जो वेव बना वो कुछ इस तरीके का बन गया। ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हुआ कि दोनों का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, दोनों का एम्पलीट्यूड एड अप हो गया, इसे बोले कंस्ट्रक्टिव। इसी चीज को अगर देखें
अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक एम्पलीट्यूड ये है, सपोज करो दूसरा हमने इस तरीके का भेज दिया, तो जब ये दोनों मैच हुई तो हमारे पास जो व्यतिकरण मिला वो कुछ इस तरीके का मिला। यहां पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, ये हाइट, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये इसका एम्पलीट्यूड, क्लियर है बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना, हम देखने जा रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास दो वेव्स हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाई क्या है हमारा, फेज। फाई क्या है, फेज। तो कह रहा है कि अगर दो स्लिट्स S1 और S2 किसी दूरी d पर रखे हैं तो यहां से जो भी प्रकाश जाएगी, सपोज करो किसी पॉइंट P पर जाकर के एक लाइट बना रही है, मिलना है, जो स्क्रीन हमारा है उसकी दूरी कैपिटल D है। तो हमें पता है कि जब भी कोई दो वेव्स, दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे से टकराएंगी तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव। उन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y क्या है, y1 है a1 साइन ओमेगा टी, y2 है a2 साइन ओमेगा 2 प्लस 5, a2 साइन ओमेगा 2 प्लस 5। अब देखो हमें पता है साइन a प्लस बी, हमें पता है क्या, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां से अपन इस इक्वेशन को ओपन कर दोगे, देखो क्या हो जाएगा, a2 इसको ए बी साइन ए कॉस बी, a2 साइन बी कॉस ए। क्लियर। अब देखो इस इक्वेशन में अपन देखें अगर तो साइन ओमेगा टी यहां भी है और साइन ओमेगा टी यहां पर भी है, साइन ओमेगा टी यहां भी है यहां भी, इसको कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, देखिए क्या बचेगा, a1 और a2 cos फाइव प्लस ये टर्म a2 साइन फाइव cos ओमेगा टी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखिए, अपन ने सपोज कर लिया पिछले इक्वेशन में, देखो पिछले इक्वेशन में a1 प्लस a2 cos फाइव है, तो इसको अपन ने मान लिया a cos थीटा। दूसरा टर्म है a1 साइन फाइव, a2 साइन फाइव, इसको मान लिया a साइन थीटा। ठीक, इसको पिछले इक्वेशन में अगर पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डिफ्लेक्शन की, डिस्प्लेसमेंट की, a cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा cos ओमेगा टी। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये फॉर्मूला बनता है a साइन a प्लस बी का, a कॉमन ले लीजिए तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस थीटा। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, थीटा क्या है, फेज। क्लियर। मतलब विस्थापन, आयाम, कालांतर, ओमेगा क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, कितनी रेंज से वो मूव कर रहा है। यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आगे देखिए, अगर अपन बात करें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दो फ्रीक्वेंसी दे रखी, दो एम्पलीट्यूड दे रखा है अपने पास a1 और a2, तो अगर इनका रिजल्टेंट बात करोगे तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा के बराबर होगा। देखो जब भी कोई वेव मूव कर रही है, जब भी कोई वेव मूव करती है, अगर ये कोई वेव है, कोई तरंग है, अगर ये मूव कर रही है तो इसकी तीव्रता भी चेंज होगी। वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी उसकी तीव्रता इस तरंग के
एम्पलीट्यूड पर, किस पर डिपेंड करेगी, इस तरंग के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी। तो इंटेंसिटी यहां से क्या आ जाएगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अपन को पता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया, i इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई या फिर कॉस थीटा। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक तो ठीक है, तीव्रता हमें समझ में आ गई। फिर आगे देखते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन में आपके पास कंडीशन है कि a1 a2 अगर इक्वल हो जाए a के, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो I1 A1 के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, I2 A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जो अगर अपन इंटेंसिटी का इंडिविजुअल इंटेंसिटी के टर्म में बात करें कि कितना इंटेंसिटी आएगा, टोटल इंटेंसिटी आएगी, वो किसके बराबर हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई। क्लियर है, ये तो हमारा कंडीशन हो गया। चलिए आगे देखिए। अब बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी की। देखो अपने पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, तो यहां पर आप देखो I मैक्स दिया है, I मैक्स किसके इक्वल है, ये हमारा I हो गया। I मैक्स अगर बात कर रहे हो तो a1 और a2 क्या है बेटा, ये A1 और A2 कैसे हैं, फिक्स है, A1 A2 फिक्स है, यानी कि I की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, इस फाई पर, किस पे डिपेंड करेगी, इस फाई पर। अगर इस फाई पर डिपेंड कर रही है तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। ये अगर ग्राफ की बात करो तो ये क्या होता है, तो कॉस का ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है, 1 से -1 तक। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, मिनिमम वैल्यू -1 हो गई। तो यहां से अपन देखें, ये हो गया +1, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई, +1। तो यहां पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो I मैक्स हो गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। I मैक्स क्या हो गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो आगे। अब मिनिमम अगर बात करो तो यही इंटेंसिटी में मिनिमम टर्म हमारा कब आएगा, जब कि हमारे पास क्या हो, ये कॉस फाई हमारा मिनिमम हो। कॉस फाई मिनिमम हो यानी कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो कॉस फाई हो गया -1, कॉस फाई -1 हो गया, तो फॉर्मूला बन गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस -2 टाइम्स ऑफ a1 a2। और ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो फॉर्मूला हो गया I मिनिमम इक्वल्स टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को, चलिए आगे देखिए। अब यहां हमें पता चल गया कि I मैक्स की वैल्यू a1 प्लस a2 स्क्वायर, I मिनिमम a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो अगर इनके रेशियो की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम टू मिनिमम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास एम्पलीट्यूड गिवन होगा और आपसे पूछ लेगा कि उसके तीव्रता का रेशियो बताओ, अनुपात बताओ। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब जो ये W1 और W2 क्या है, ये है हमारा चौड़ाई, विड्थ ऑफ द स्लिट। क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट। वो जो स्लिट हमने देखा था उसकी चौड़ाई है W1 और W2, जो दो स्लिट है हमारे पास। ये क्या होता है, डायरेक्टली इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है W के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के।
तो यहाँ से आ गया I1/I2 इक्वल्स टू W1/W2, और दूसरा हमें पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, a स्क्वायर के। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है I1/I2 इक्वल्स टू W1/W2 इक्वल्स टू A1² स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपके पास पेपर में प्रश्न क्या पूछेगा, प्रकाश का व्यतिकरण बताइए तथा संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध में आप क्या बताओगे, उनका एम्पलीट्यूड बताओगे, उनका तीव्रता बताओगे, उनके जो भी रिलेशंस हैं उनके बारे में आप चर्चा करोगे। ठीक, अब अगर बात करें जो ये फ्रिंज बन रहा है, फ्रिंज बन रहा है, जो लाइट की किरणें आपके मिरर पे बन रही हैं, आपके स्क्रीन पे बन रही हैं, तो उस वहां पर दो तरह की स्क्रीन बनेगी, एक बनेगी ब्राइट फ्रिंज, एक बनेगी डार्क फ्रिंज, या ठीक है, एक बनेगी अदीप्त फ्रिंज, दूसरी बनेगी आपकी दीप्त फ्रिंज। दीप्त मतलब ब्राइट, अदीप्त मतलब डार्क फ्रिंज। अब इसकी दोनों बनेगी तो इनकी बीच की दूरी की बात करें तो देखिए आगे, आपको सबसे पहले तो पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंज, कि जो भी आपका फ्रिंज बना उसकी पोजीशन कहां पर लाई करेगी, वो कहां पर मौजूद होगा हमारे स्क्रीन पर, उसको निकाल सकते हो y इक्वल्स टू d/d इंटू एक्स। ब्राइट फ्रिंज मतलब दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज का अगर अपन दूरी निकालें तो क्या होगा, d/d इंटू एन लैम्डा, क्या होगा d/d इंटू एन लैम्डा, एन की वैल्यू 0, 1, 2 तक लाई करती है। वहीं अगर डार्क फ्रिंज की बात करो, डार्क फ्रिंज मतलब अदीप्त फ्रिंज, उसकी दूरी जो होगी वो d/d, कैपिटल डी स्मॉल डी, ध्यान रखिएगा ये क्या है, कैपिटल डी है आपकी प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के बीच की दूरी, स्मॉल डी है जो आपकी प्रकाश स्रोत दो हैं उनके बीच की दूरी है। ये आ गया कैपिटल d/d इंटू 2n-1 इंटू λ/2, यहां से आ गया 2n-1 इंटू डी लैम्डा। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, फ्रिंज विड्थ बात करो। फ्रिंज विड्थ का मतलब कि जो फ्रिंज बन रही है उसकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि आपके पास फ्रिंज जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनता है। देखिए, एक आपको ये डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर फ्रिंज मिला आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके को देखने का मिलेगा। तो यहां अगर इसको ब्राइट बोल दो तो ये क्या हो गया, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके की चीजें मिल रही हैं। तो अपन को देखने को मिला, तो कह रहा है फ्रिंज विड्थ मतलब कि ये जो चौड़ाई आपको देखने को मिली ये कितनी होगी, ये चौड़ाई कितनी होगी, इसकी बात यहां पर कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ में, जिसको दे देते हो d/d इंटू λ/d। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, यानी कि जो फ्रिंज का कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, कोणीय चौड़ाई क्या होता है, λ/d के बराबर, क्या होता है, λ/d के बराबर। तो व्यतिकरण समझ में आया, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, इसी चीज को अगर आपसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ ले तो आप करोगे कुछ नहीं, आप सेम डायग्राम को आप बनाओगे जहां पर आप तरंग के प्रभाव को दिखाओगे कि किस तरह से तरंग हमारी निकल रही है और हमारे स्क्रीन पर वो कैसे प्रभाव डाल रही है और किस तरीके से बन रही है। वहां पर भी सारे समीकरण यही रहेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना। अब देखते हो अगला टॉपिक है अपना डिफ्रैक्शन। अगला टॉपिक है अपना डिफ्रैक्शन। देखिए, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी आपकी प्रकाश की किरण किसी छोटे दूरी से जाएगी, किसी छोटे छिद्र से होकर के जाएगी, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी। उसी फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। मतलब क्या है, जैसे कि ये आपकी कोई स्लिट है और अगर यहाँ से कोई लाइट वेव जा रही है, सपोज करिए ये आपकी लाइट वेव्स हैं जो यहाँ से जा रही हैं, जब यहाँ से ये बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके से हो जा रही है।
इसे बोला जा रहा है डिफ्रैक्शन। तो कॉर्नर से क्या हो रहा है कि ये इस कॉर्नर से ये लाइट वेव्स क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही हैं। ऐसा जब हो रहा है तो इसी फिनोमिना को बोला गया डिफ्रैक्शन। इस चीज को फ्रेनेल ने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देखा, उसको हम लोग देखेंगे। देखो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, किसी सिंगल स्लिट से जब आपकी प्रकाश किरण जा रही है तो उस समय की बात करें। देखो, ये आपका कोई प्रकाश का स्रोत है एस, किसी लेंस उत्तल लेंस से होकर के किरणें जा रही हैं। यह आपका स्लिट है ए बी, जहां से लाइट वेव गई, जाने के बाद देखो यहाँ पर इस स्लिट से होने के बाद ये अपने एक्चुअल पाथ से थीटा एंगल पर घूम गया, एक्चुअल पाथ से थीटा एंगल पर घूम गया। और यहाँ से बी से जब ये लाइट जा रही थी, एक्चुअल पाथ इसका ये था, ये थीटा एंगल पे घूम गया, ये लाइट वेव हमारी यहाँ से इधर चली गई। जब ये वापस इस उत्तल लेंस से जाके टकराई तो ये लेंसेज देखो यहाँ से वापस मुड़ गई एक एंगल पर, ये जा करके हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पर आपको फ्रिंज देखने को मिला, दैट इज पी पॉइंट। इसी एक्सपेरिमेंट को बोला गया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं ज्यादा, न्यूमेरिकल आया है तो डायरेक्ट आपका जो कल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेंस के बारे में और उसके समीकरण के बारे में, वहां से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन आया हुआ है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, एम की वैल्यू जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वी यू और एफ में रिलेशन से वी अपॉन यू से निकाला था, वहां से प्रश्न आए हुए हैं। क्लियर है? वेव ऑप्टिक्स क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।